चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। प्रोग्रेशन को समझने के लिए ना सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है, ठीक। उसके समझने के बाद हम लोग आगे समझेंगे। चलो, देखो सीक्वेंस क्या होता है हम पहले बता देते। जैसे मान लो, सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस किसी एक रूल को फॉलो करता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं सीक्वेंस, और सीक्वेंस के एग्जाम्पल को समझाते हैं, ठीक। ये मान लो 2 4 6 8 10, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कैसे है सर, तो हम क्या बोले, सीक्वेंस किसी एक रूल को फॉलो करता है। उसका जितना भी टर्म होता है ना, मान लो 2 4 6 8 10 ये टर्म है, तो इसका हर एक टर्म में कुछ ना कुछ एक डिफिनिट रूल लगेगा, जिसके वजह से वह सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि ध्यान से समझना, ये सीक्वेंस कैसे कैसे है, तो हम बता रहे हैं। देखो, दो में जब आप दो ऐड करते हो तो चार बन रहा है, फिर चार में जब आप दो ऐड कर रहे हो तो छह बन रहा है, और छह में जब आप दो को ऐड कर रहे हो तो आठ बन रहा है, और आठ में जब आप दो को ऐड कर रहे हो तो 10 बन रहा है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था सीक्वेंस का। अब दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर, जैसे मान लो यहाँ पर दो लिख दिए, चार लिख दिए, आठ लिख दिए, और इधर 16 लिख दिए, और इधर 32 लिख दिए। बहुत सारा होगा आगे, लेकिन हम उतना नहीं लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस था। और कैसे सीक्वेंस था, क्योंकि एक रूल को फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल है, तो हर एक नंबर में आप दो को ऐड कर दे रहे हो तो अगला नंबर आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अगला टर्म्स आपको मिल जा रहा है। सेम ये भी सीक्वेंस होगा। तो सर ये कैसे सीक्वेंस है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। आप बोलोगे सर कि दो में आप दो से गुना कर दीजिएगा ना तो ये चार हो जा रहा है सर। चार में आप दो से गुना करिए तो कितना हो जा रहा है, आठ हो जा रहा है। फिर आठ में आप दो से गुना करिए तो आठ दूना 16, और 16 में दो से गुना करिए तो ये हो गया 32। तो कहने का मतलब सर, यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है वो ना मल्टीप्लीकेशन का रूल काम कर रहा है इस पर। क्योंकि हर पिछले टर्म में दो से गुना कर रहे हैं तो अगला टर्म मिल जा रहा है, ठीक है ना। हर पिछले पद में दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको अगला टर्म मिल जा रहा है सर। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का रूल चल रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस का मतलब ही होता है कि हर एक टर्म में सेम डिफिनिट रूल लगना चाहिए, समझ गए। और जैसे देखो ऊपर वाला एग्जांपल में, एक नंबर वाला में, कि हर जगह प्लस टू ऐड हो रहा है। और जैसे ही पिछले टर्म में तुम दो ऐड कर रहे हो तो अगला टर्म निकल जा रहा है, तो ये सीक्वेंस है। और दूसरा एग्जांपल है 2 4 8 16 32, इसमें हर एक पिछले टर्म में दो का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो अगला टर्म बन रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। फिर तीसरा भी हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो ये एक है, और यहाँ पर, चलो इसको मिटाकर दूसरा एग्जांपल सेट करते हैं। ध्यान से समझना, तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे मान लो एक, दो, तीन, चार, पाँच। हर एक नंबर में एक ऐड कर रहे हैं, हर एक पिछले नंबर में एक ऐड करते जाओगे तुमको अगला नंबर मिलते चला जाएगा, ठीक है ना, अगला टर्म मिलते चला जाएगा। तो कहने का मतलब सर, इसमें एक ऐड कर रहे हैं इसीलिए सीक्वेंस है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं हम यहाँ से। जैसे कि मान लो, हम्म, चार नंबर, 4, 16, और इसी तरह से कितना हो जाएगा आपका, 256, ठीक। अब एक मिनट देखना ध्यान से आगे। यहाँ पर तुम देख रहे हो ये भी सर सीक्वेंस बन रहा है, कैसे, तो थोड़ा ध्यान से देखो। चार का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। चार का स्क्वायर किए तो 200, चार का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है ना। बोलो, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो इस तरह से ये भी क्या है, एक, हर एक
टर्म का स्क्वायर करके अगला टर्म मिल रहा है, तो कहने का मतलब ये भी एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस होता है। अब आ जाओ, प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि मैथ में ये चीज जरूरी है, प्रोग्रेशन। ठीक है, अब प्रोग्रेशन क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। चलो हम एग्जांपल से इसको भी समझा। प्रोग्रेशन होता क्या है कि फिक्स होता है कि उसमें अगर हर एक नंबर में +2 ऐड हो रहा है, तो +2 ऐड मतलब कि कोई चीज ऐड हो रहा है तो वह ऐड होते चला जाएगा, घट रहा है तो घटते चला जाएगा। ठीक है, तो वह प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे ध्यान से समझो, एक एग्जांपल फिर से लिख रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? +2, +2, +2, तो यहाँ पर +2। थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये प्रोग्रेशन कहलाएगा। और कैसा प्रोग्रेशन कहलाएगा? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, समांतर श्रेणी, जो तुम लोग 10th में पढ़े हुए हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक ही रूल काम करेगा, कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए बस। इसका देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 का, +2 का, +2 का। लेकिन हम इसको ऐसे भी पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10, 8, 6, 4, 2। यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, और यहाँ पर भी -2 कॉमन डिफरेंस है। तो कहने का मतलब सर, यहाँ पर जो डिफ रूल जो लग रहा है वो सर कॉमन डिफरेंस का है। हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर है। तो जब भी कोई सीक्वेंस के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो वह चल जाता है एपी में। ठीक है ना, वह उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सर सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है। थोड़ा ध्यान से देखो, सीक्वेंस में हर जगह समान, हर जगह अलग अलग रूल लग रहा है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऐड का रूल लग रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का रूल लग रहा है, और यहाँ पर ऐड का रूल लग रहा है, और यहाँ पर स्क्वायर का रूल लग रहा है। तो कहने का मतलब है सर, सीक्वेंस में जो रूल है वह डिफाइन नहीं होता है कि किसका लगेगा, एडिशन का लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का लगेगा, या स्क्वायर का लगेगा। ठीक है ना, लेकिन प्रोग्रेशन में डिफाइन होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन में क्या होगा, डिफाइन होगा। जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जब भी तुम समानांतर श्रेणी के टर्म में देखते हो ना, तो हर एक टर्म के बीच समान संख्या का गैप होता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर के बीच बराबर होता है, तो वह एक तरह का प्रोग्रेशन है। लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना। सब सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस बनेगा। इस बात को समझ गए क्या? एक बार बता दो हमको माइक ऑन करके। ठीक, आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम क्या ले सकते हैं? 5, 10, 15, 20। ठीक है, हर एक टर्म के बीच कितने गैप है? +5 का, +5 का, +5 का। तो सर यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है ना सर, हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर है, इसीलिए ये एपी होगा सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। चौथा पॉइंट हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, 20, 15, 10, 5। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया? -5 का। ठीक है, -5 का, -5 का। ठीक है, तो ये भी सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्यों सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा? क्योंकि इस सीक्वेंस का जितना भी टर्म है, ठीक है ना, हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस, हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस बराबर है। और किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो वह सीक्वेंस कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम एक बार फिर से समझा देते हैं अच्छे से। एक और पेज ले लेते हैं, न्यू पेज, ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखो, एक नोट लिख रहे हैं, ध्यान समझना। कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस बराबर है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है हर एक टर्म का। तो वह कौन सा प्रोग्रेशन होगा बताओ? और कोई सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस का हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो वह कौन सा प्रोग्रेशन होगा? वह होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस बात को समझ गए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चीज जरूरी है समझना, क्योंकि सबसे पहले हम तुमको क्लास 11th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस यही होता है तुम्हारा। ठीक है ना, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच अंतर समझ गए क्या? आप बताओ एक बार, सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस समझ गए आप लोग?
चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो, जो इंट्रोडक्शन था उस पर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन यही बोला है कि इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर रिटन अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। वही बात हो गया कि सर कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन तब कहलाएगा, ठीक है, जब उसके बीच का टर्म के बीच का कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या हो रहा था कि हर जगह हर टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। उस हिसाब से उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिए हैं, ठीक है। और दूसरा चीज बताए हैं कि सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस जरूर होंगे, इस बात को समझना। तो यही चीज लिखा हुआ टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो इसको, ठीक है, और पहले इसको ही पढ़ाएंगे हम, फिर उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक बार इस चीज को भी देख लेते हैं, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन, एक खास प्रकार की सीक्वेंस जिसका एक फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल होता है, हर नंबर को उसके पिछले नंबर से निकाला जा सकता है। और यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पे जो समझे करके दिया गया है, हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती, ये मैंने पहले बता दिया है तुमको, ठीक है। प्रोग्रेशन मेनली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, अभी जस्ट बताए हैं, एपी, जीपी और एचपी। ये 3 तरह के प्रोग्रेशन होते हैं क्लास 11th में। आगे चलो, अब आ जाओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ए सीक्वेंस इज एन एपी इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एग्जाम्पल से आप इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझनी, बहुत आसान है कि ए सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होगा जब हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर हो। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर दिया गया है 1 4 7 10 13, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कितने का कॉमन, एक में 3 जोड़ दे रहे हैं तो 4 हो जा रहा है सर, 4 में 3 जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, 7 में 3 जोड़ रहे हैं 10 हो जा रहा है, 10 में 3 जोड़ रहा है 13 हो जा रहा है। इसी तरह अगला कितना हो जाएगा, अगला 13 में 3 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। इस तरह से हर एक टर्म के बीच इस सीक्वेंस के, ये अभी सीक्वेंस समझ लो इसको, थोड़ा देर के लिए सीक्वेंस बोलो, ठीक है। इस सीक्वेंस के हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस 3 है। यानी कि इस सीक्वेंस के बीच का सभी कॉमन डिफरेंस देखा जाए, हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो वह बराबर है। और जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है तो वह कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस बात को ध्यान से समझ करके चलना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। वह सीक्वेंस जिसके हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर हो, वह कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। आप दूसरा एग्जांपल देखो, 5 3 1 -1 -3 -5, यानी कि हर एक टर्म में से -2 को घटा रहे हैं ना, -2 को घटा रहे हैं, तो सर अगला टर्म मिल रहा है। अगर पिछले टर्म से -2 को घटा ले रहे हो तो फिर अगला टर्म मिल रहा है, ठीक है ना। फिर पिछले टर्म से अगला -2 को घटा ले रहे हो तो फिर तुमको अगला टर्म मिल रहा है। कहने का मतलब सर, इस सीक्वेंस का ये जो 2 नंबर जो एग्जाम, इस सीक्वेंस के हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर है। और जिस सीक्वेंस के टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस अगर आपस में बराबर होते हैं तो वह सीक्वेंस कहलाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का बस इतना ही तरीका काफी है कि हर एक सीक्वेंस के हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर हो। बस इतना, सीक्वेंस के हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर हो, बस इतना दिखना, देख लेना। और देखने के बाद अगर उसके बाद जब पता चल जाएगा इसका सभी कॉमन डिफरेंस बराबर है सब टर्म के बीच, तो वह एपी में होगा, बस, ठीक है। और यहाँ से एक और एग्जांपल समझा दे, इसमें थोड़ा और कुछ समझा देते हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखना। इस समांतर श्रेणी का, इस एपी का प्रथम पद क्या है, ए1 कितना है, एक दिया गया है। ए1 को कभी कभी हम लोग टी1 भी बोल देते हो, ऐसे कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। टी1 बराबर भी कितना है, एक। और इस एपी में क्या दिया गया है, प्रथम पद, यानी कि ए1 बराबर दिया गया है 5। कभी कभी हम प्रथम पद को टी1 से भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो टी1 बराबर दिया गया है 5। तो कंफ्यूज मत करना कि कभी यहाँ पर हम ज्यादातर ए1 ए1 ही लेंगे, ठीक है ना। और तुम लोग टी1 ज्यादातर लिए होगे क्लास 10th में, तो कंफ्यूज मत करना, ए1 और टी1 वही चीज है, ठीक है ना।
अगर तुमसे कोई पूछ दे कि A2 कितना है यहाँ पर, तो A2 4 है। और फिर पूछ दे घुमा करके T2 कितना है, तो फिर भी T2 4 है भाई, वही बात है। A2 का भी वही मतलब दूसरा पद, और T2 का भी वही मतलब दूसरा पद, समझ गए। आगे चलते हैं, ठीक। आ जाओ। एक फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, nth टर्म ऑफ एन एपी। आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में, ये वाला फॉर्मूला याद है। Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, जहां पर a क्या होता है, यहाँ पर लिखा है a, जहां पर फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और हम आपको एक तरीका भी बताए थे कि फर्स्ट टर्म लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया कि T10 लिखो। नहीं, T9 का मतलब हो गया नौवा पद, ठीक है ना, नाइन्थ टर्म, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रथम पद a प्लस 9 है, तो यहाँ पर एक कम करके लिख दो 8। यहाँ पर a प्रथम पद है और d कॉमन डिफरेंस है। अगर तुमसे कोई बोलेगा कि सर, जैसे मान लो यहाँ पर हमको लिखना हो 25वां पद, तो कैसे लिखोगे, सिंपल a प्लस 25 से एक कम कितना होता है, 24, तो 24d लिख दो, ठीक है। अगर तुमसे कोई बोलेगा कि 17वां पद लिखिए, 17th टर्म कैसे लिखोगे, तो वह हो जाएगा a प्लस 69d, ठीक है ना। जहां पर a और d क्या है, वह तुम्हारा प्रथम पद है a, और d जो है तुम्हारा सार्वंतर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबको आता है, ये वाला फॉर्मूला क्या बोलते हैं, nth टर्म फॉर्मूला, ठीक है ना। आगे चलो, ये हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं। अब nth टर्म का एग्जांपल है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखो, एपी में है कि नहीं पहले चेक कर लो। देखो, 3 में 4 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, फिर 7 में 4 जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा है, फिर 11 में 4 जोड़ रहे हैं तो 15 हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर है। हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये सीक्वेंस ऑलवेज एपी में होगा, ठीक है। तो एपी पहचाने का तरीका हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हम पहले समझा देते हैं। यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया है, प्रथम पद 3, और d बराबर कितना है, कॉमन डिफरेंस 4। तुमसे पूछा कि 10वां पद निकाले, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, T10 बराबर क्या होता है भाई, हम अभी ना लिखना सिखाए थे, a प्लस 9d, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, T10 लिखो, और a का मान 3 दिया गया है, 9, d का मान है 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 प्लस 9 चौका 36, डायरेक्ट लिख दो 39। इतना डायरेक्ट हम इन का मान रख के फॉर्मूला क्यों लगाने चाहिए जब, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में भी कोई काम को हम लोग करेंगे यार, ठीक। चलो, ये अब क्वेश्चन है, नोट करो, हम इसका सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द 12th टर्म, यानी कि आपको निकालना है 12वां पद, ठीक है ना, ये निकालना है आपको, ठीक है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी, और एपी का प्रथम पद कितना दिया गया है, एपी का प्रथम पद दिया गया है 2, फर्स्ट टर्म 2 दिया गया है, और डी बराबर दिया गया है 2 और 3, 5, 5 3 8, यानी कि डी बराबर दिया गया है 3। अब T12 का मतलब क्या होता है, सिंपल, वही हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 11d, ठीक है। T12 बराबर कितना हो जाएगा, a का मान है 2 और 11, d का मान कितना है 3, ठीक है ना। 11 तिया 33 और 2 35। बताओ, ये समझ में आया क्या, बोलो एक बार। चलो, ठीक है ना, समझ गए होगे। आगे चलो, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Tn बराबर 3n प्लस 2, फाइंड द 15th टर्म, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जनरल फॉर्म दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर T15 बराबर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। T15 बराबर वाट, अब तो ध्यान से समझो, Tn बराबर दिया गया है, ठीक है ना। ये एपी का जनरल फॉर्म दिया गया, आपको इससे एपी निकालना होगा। देखो, ये T15 कब निकलेगा, अब हमको पता है कि सर T15 बराबर आप लिख सकते हो a प्लस 14d, ठीक है ना। यहाँ पर आपको a का मान नहीं पता है और d का मान नहीं पता है, तो T15 का मान आप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि T15 का मान निकालने के लिए a का मान निकाल लो, और उसके बाद फिर d का मान निकाल लो। तो फिर ए का मान कैसे निकालेंगे और डी का मान कैसे निकालेंगे,
तो ये जो जनरल फॉर्म दिया गया है एपी का, यहाँ पर एन का मान रख सकते हो नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कल बताए थे हम ये चीज। एन के जगह पे क्या रख सकते हो, 1 रख के देखो एक बार कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है ना। T2 की जगह, T2 कितना हो जाएगा, एन के जगह पे 2 रखो, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। T3 3 तिया 9 1 10, फिर T4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है ना। यानी कि जो एपी आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, 4 7 10 13, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इस एपी का प्रथम पद 4 है और डी बराबर कितना है, 3 है। 4 3 7 3 10 3 13, तो यहाँ पर आप देखो, अब आपको ए का मान पता चल गया है ना। ए की जगह पे ए का मान रख दो और डी की जगह पे डी का मान रख दो। T15 बराबर हो जाएगा 14 तिया 42 और 4 46, 46 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज 85, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, इतना इतना दिया गया है, कौन सा टर्म इस एपी का 85 होगा। तो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन का खासियत है क्या, ये सब क्वेश्चन बनाए हो आप। यहाँ पर टीएन बराबर दिया गया है, ठीक है ना, 85, ठीक है। यहाँ पर टीएन का मान दिया गया है 85 और ए बराबर एपी भी दिया गया है। तो एपी में ए का मान है 7 और डी का मान कितना है, 7 3 10 3 6, ठीक है ना। तो फिर निकालते हैं। अब सबको फॉर्मूला पता है कि सर टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 डी, ठीक है। डाउट होगा तो पूछ लेना। टीएन का मान कितना दिया गया है, तो सर 85 दिया गया है और ए का मान दिया गया है 7 और n-1, एन के जगह पे छोड़ दो ऐसे ही। डी का मान दिया गया है 6, ठीक है। 85 बराबर 7 प्लस 6n-6, ठीक है। 85 बराबर 7 से 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6n। अब ये एक इधर घटा लो लेकर के, 85 - 1 बराबर 6n, ठीक है ना। 6n बराबर हो जाएगा 84, ठीक है। कट जाएगा क्या 84 6 से, ठीक है ना। 6 1 जा 6, बचा 2, 6 चौका 24 यानी कि 14, एन का मान हो जाएगा 14, यानी कि 14वां टर्म जो होगा इस एपी का, वह होगा 85, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। एन के जगह पर क्या करना, अभी फॉर्मूला लगा और टी एन बराबर ए प्लस n-1 × डी। यहाँ पर आपका आंसर खत्म होगा, लेकिन हम वेरीफाई करके बता देते हैं कि 14वां टर्म इसका 85 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको 85 नहीं लिखना है, अब T14 लिखना है, क्योंकि 14वां टर्म तुमको पता करना है कि 85 है या नहीं, ठीक है। तो ए के जगह पे मान रख दो 7 प्लस 14 में से एक जाएगा, हो जाएगा 13 गुने 6। अब बताओ भाई, 7 प्लस, सही लिखिएगा, 14 से एक जाएगा 13, ठीक है। 13 × 6 = 78, ठीक है। अब इसमें जोड़ के देखो तो 78 2 80 और 5 85, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बताओ। बोलो माइक ऑन करके जल्दी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, ठीक है। तो ध्यान से एकदम। अच्छा, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, अभी हम क्वेश्चन का लेवल चेंज करेंगे, कुछ देर में खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, फिर दिया गया nth टर्म, ठीक है, तो लिख दो 7n - 3, फाइंड इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये आप लोग बना लोगे। इसका बोला है कि 5 टर्म बताए, तो समानांतर श्रेणी का 5 पद निकाल लेना, इन का मान रख करके। इन के जगह पे 1 2 3 4 5 रख सकते हो और फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, जो आएगा सो वही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन अब हो गया लेवल चेंज यहाँ से, ठीक है ना। तो थोड़ा हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक ना हाइलाइटर का यूज करते हैं हम, ताकि समझ में आए आप लोग को। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द nth टाइम्स द
nth टर्म, ठीक है ना। फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म। देखो क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक समझे, डायरेक्ट हम समझाते हैं। क्वेश्चन दिया m m टाइम्स द mth टर्म। अब ध्यान से देखो, अब तुमको बोलेगे नाइन्थ टर्म लिखो, तो कैसे लिखोगे नाइन्थ टर्म? T9 लिख दोगे। तुमसे कोई बोलेगा कि nth टर्म लिखो, तो कैसे लिखोगे? Tn लिख दोगे, ठीक है। तो इसी तरह बोला है mth टर्म, तो क्या लिखोगे? Tm, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो Tm। और m टाइम्स का मतलब है कि Tm में m से गुना कर दो, ठीक है। m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि mth टर्म में mth टर्म का m टाइम्स, ठीक है, ऐसे बोल करके, ठीक है। और आगे एपी इज इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन दो। और थोड़ा ध्यान से देखो, n टाइम्स द nth टर्म, nth टर्म को कैसे लिखेंगे? Tn, n टाइम्स, ठीक है ना। Tn का nth टर्म्स बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबको पता है कि सर Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस ये ध्यान में रखो। चलो हम आगे इरेजर यूज करते हैं, इसको मिटा देते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, सबको पता है कि Tn बराबर सर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n की जगह पे क्या है? m है, तो परेशान मत होना, हम थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। Tm है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a प्लस m माइनस वन इंटू डी, क्योंकि n के जगह पे m दिया गया, तो फिर ब्रैकेट बंद कर लो। फिर n है तो इधर n लिखो, ठीक है। आ जाओ, फिर Tn की जगह पे क्या लिख सकते हो? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बस, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन अब कर लो। कैलकुलेशन m में a से गुना करोगे तो हो जाएगा एम ए प्लस, ये हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी एम बराबर, ये हो जाएगा एन ए प्लस, ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी एन। अब एक काम करते हैं, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। एम ए प्लस, थोड़ा ध्यान देना, डी एम स्क्वायर माइनस डी एम, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखो इधर, फिर वही करेंगे एन ए प्लस, डीएन में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी एन स्क्वायर माइनस डी एन, ठीक है। अब हर एक टर्म को एक साथ रखो, एम ए को साथ में रखो और प्लस एन ए को साथ में रखो। प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा, उस साइड से उठ के आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस हो जाएगा तो ध्यान दो, एन ए इधर आएगा तो माइनस का एन ए, ठीक है, प्लस डीएम स्क्वायर। एक काम करो, किसी का माइक ऑन है, थोड़ा माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रहा है। डीएम का स्क्वायर और ये डीएन स्क्वायर इधर उठ करके आएगा तो हो जाएगा डीएन का स्क्वायर माइनस का डीएन का स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा आओ इधर, तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर दिया गया है डीएम माइनस का डीएम और माइनस का डीएन बराबर जीरो, ठीक है। इतना लिख दो। अब यहाँ से एक काम करो, आप लोग m कॉमन ले लो, ठीक है। a कॉमन ले सकते हो, यहाँ से हो जाएगा m माइनस n प्लस, ठीक है। यहाँ से d कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन ले सकते हो आप डी कॉमन लोगे तो हो जाएगा एम माइनस एन बराबर जीरो, ठीक है। एक काम करते, ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, और माइनस डी इंटू एम माइनस वन को इधर लाओ उठा कर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, एम इंटू ए इंटू एम माइनस एन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज गलत लिख दिए हैं, एम माइनस एन और प्लस डी। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन सा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यानी कि एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन लिख सकते हैं ब्रेक करके, बराबर डी इंटू एम माइनस एन, ठीक है। यहाँ पर क्या कर, यहाँ पर काम करना है कि सर यहाँ पर m माइनस वन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर m माइनस वन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब आप कॉमन खींचोगे m माइनस वन को, ठीक है, तो अंदर बच जाएगा a प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m प्लस n इंटू डी, ठीक है ना। डी इधर था, इधर खींच के ले आए, m माइनस वन तो बाहर कॉमन हो गया।
और डी इंटू m-1। थोड़ा ध्यान से देखो, ये m-1 से m-1 कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस m प्लस n इंटू डी बराबर डी। ठीक है, आ जाओ थोड़ा इसको हम अब ऊपर लिखते हैं। ठीक, आ जाओ इधर, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से a प्लस m प्लस n इंटू डी, और डी को इधर खींच लेंगे, -d बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा एक बात फिर ध्यान से समझना, a प्लस, यहाँ से हम फिर d कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, m+n-1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब कैसे सर ये आंसर होगा, तुमसे क्या निकालने के लिए बोला गया है, m+nth टर्म। और जब एग्जांपल समझाते हैं, तुमसे कोई अगर बोले कि नौवा पद निकाले, तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट a+8d, या तुम इसको ऐसे भी डिटेल में लिख सकते हो, a+9-1d। ठीक है, तुमसे अगर कोई बोले कि भाई 100 पद निकालिए सर, तो क्या करोगे सर, a+x-1d। ठीक है, तुमसे अगर कोई बोलेगा कि इमोआ पद निकाले, ठीक है ना, तो हो जाएगा a+m-1d। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर बोला है m+n पद निकाले। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखो, n के जगह पे क्या दिया गया, m+n, तो n के जगह पे हम m+n रखेंगे, और -1 है तो -1 इंटू डी रखेंगे, तो क्या है, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो, ये कौन सा टर्म है, ये तो पूरा का पूरा टर्म कौन सा टर्म है, बोलो, टी m+nवा टर्म है, यानी कि ये कितना आया, 0 आया, और यही आपका आंसर है। ठीक है ना, ये बस हम समझाएं यहाँ पे लिख के इसको। बोलो समझ में आया क्या पूजा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको एक बार अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो हमसे, अभी क्लियर करा देंगे। डाउट है तो बोलो जल्दी से एक बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं तो। इसमें फिर है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रो नहीं, ये एपी का क्वेश्चन है। ठीक, फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 1000 दैट आर डिविजिबल बाई 7। पहला क्वेश्चन है, दूसरा नॉट डिविजिबल बाई 7। तो थोड़ा ध्यान से देखो, 100 और 1000 के बीच में बोल रहा है, ठीक है ना, 100 और 1000 के बीच में बोल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सर ये 100 और 1000 के बीच में बोल रहा है, 7 से डिवाइड निकलना, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, 7 से डिवाइड, तो 100 के बाद, ठीक है ना, जैसे ध्यान से देखो, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, इसी तरह से कहाँ तक चलेगा, 1000 तक। ठीक है ना, 1000 से पहले तक। ठीक है ना, कौन सा मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, हम सबसे पहला पकड़ेंगे। 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है शायद। ठीक है ना, 7 एकम 7, 3 7 5 5, ये है, यानी कि सबसे पहले तो हम 105 उठाएंगे। ठीक है, 105, और थोड़ा ध्यान से देखो, 105 उठा लिए, प्रथम पद 105 हो गया, और 7 से डिवाइड है, तो हर एक नंबर के बीच कितने गैप होना चाहिए, 7 का। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 105 प्लस 105 प्लस 7, 112, फिर 119, इस तरह से कहाँ तक चलेगा। अब लास्ट वाला संख्या तो तुमको पता नहीं है, तो तुम क्या करोगे, 1000 में 9 से भाग दो। ठीक है ना, 9 भाग दोगे, और उसके बाद जो शेषफल आएगा, ठीक है ना, उसको 1000 में से घटा लेना। ठीक है, तब तुमको ये पता चल जाएगा कि लास्ट का कौन सा संख्या डिवाइड है 7 से। नहीं, 7 से डिवाइड करना है, 1 मिनट रुक जाओ, गलत लिख दिए। अगर आपको 7 से डिवाइड पर पता करना है कि 1000 से पहले वह कौन सा संख्या है जो 7 से डिवाइड है, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, 7 से आपको 1000 में भाग देना है, और जो शेषफल आएगा, जो यहाँ पर शेषफल आएगा, उस शेषफल को 1000 में से घटा लेना, और जो घटाओगे वही संख्या तुम्हारा 7 से डिवाइड होगा। तो
इस तरह से करोगे तो आएगा 994। ठीक है, करके देख लेते हैं 994 7 से डिवाइड है कि नहीं। 7 एकम 7, 2। ठीक है, 7 चौका 28, 9 में से 8 गया 1, 4 7 दूना 14। ठीक है, डिवाइड है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हम इसी इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, एक बार कॉपी कर देते हैं। पहला है 105, दूसरा है 112, तीसरा है 119 और इसी तरह से 994, यानी कि यहाँ पर आप अब आप लोग खुद से बना लोगे इस क्वेश्चन को। अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर दिया क्या गया है क्वेश्चन में, अब डायरेक्ट यहाँ से आप बना सकते हो क्वेश्चन को कि सर यहाँ पर 105 दिया गया है। ठीक है सर, और डी बराबर पता है 7, और 3 बराबर दिया गया है 994। ठीक है, आपको n का मान निकालना है, n बराबर हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, n का मान निकालने के बाद, ठीक है ना, जो इन का मान आएगा, थोड़ा ध्यान से बोल रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 7। सबसे पहले तो देख लेंगे कि 1000 और 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो हम देख रहे हैं कि सर 900 संख्याएं हैं। ठीक है, अब जो इन का मान आएगा 9 में से घटा लोगे उसको, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? बोलो। लाइट कट गया, लाइट गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब आप निकालने जाओगे ना तो आपको n का मान आएगा 128, तो 128 इसमें से घटा लोगे तो आ जाएगा 772, यानी 772 ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 7 से भाग नहीं लगेगा, और n का मान आएगा 128। ठीक है, निकाल लेना आप लोग। 128 ऐसी संख्या होगी जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा, और 772 ऐसी संख्या होगी जिसमें 7 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलते ही आप लोग कर लोगे खुद से। आ जाओ, थोड़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये पढ़ना है आप लोगों को नया चैप्टर, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक नया टॉपिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम बस थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो देखो, हम आपको बताए थे कोई भी जो सीक्वेंस होता है ना वह 3 तरह का होता है। ठीक है ना, एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, अभी हमने एपी पढ़ा। एपी का क्या गुण होता है? एपी का गुण होता है कि सर एपी का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वह एपी। तो सर जीपी में क्या रूल लगेगा सीक्वेंस में? ठीक है ना, जीपी के सीक्वेंस में क्या रूल लगेगा? तो कुछ नहीं, यहाँ पर पढ़ के देखो, पता चल जाएगा। ए सीक्वेंस इज इन जीपी इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। कहने का मतलब कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, आओ हम एग्जांपल समझाते हैं। अब ये नया चीज है तो थोड़ा ध्यान से समझना। कोई भी सीक्वेंस, हम अभी आपको क्या बताए हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मैं बताया था आपको कि कोई सीक्वेंस, सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकते हैं, कहने का मतलब सभी सीक्वेंस एपी नहीं होगा, सभी सीक्वेंस आपका जीपी नहीं होगा, सभी सीक्वेंस आपका एचपी नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगे लेकिन सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होंगे। ठीक है ना, सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़े थे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस के जितने भी टर्म होते हैं सबका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। अब हम लोग समझेंगे जीपी के बारे में। तो जीपी भी एक एक तरह का सीक्वेंस होता है, और इसके सीक्वेंस का एक खास प्रॉपर्टी होता है, जब आप इसके अगले टर्म में इसके पिछले टर्म से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर निकलेगा, हमेशा एक कॉमन रेशियो निकलेगा, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कॉमन रेशियो उसको बोलते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, 1 है, 3 है, 9 है, 7 है और 81 है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो एपी में है नहीं। सबसे पहले देखो, 2 जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा है, 3 में फिर 6 जोड़ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे फेल कर जाएगा एपी वाला रूल। यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ रहा है सर, यहाँ पर
कितना जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे सर? 6 जोड़ना पड़ रहा है, और यहाँ पर आप 18 जोड़ रहे हो तब। लेकिन अब ये तो एपी में होगा नहीं, क्योंकि सिंपल सा बात है कि भाई एपी में होता तो कॉमन डिफरेंस बराबर होता। तो सर ये किस चीज में है? तो ये जीपी में होगा। तो सर जीपी के लिए क्या रूल है, हम एक बार समझा देते हैं, समझ जाओगे अच्छे से। अब थोड़ा ध्यान से देखो। अब जीपी पता लगाने के लिए ना आपको काम करना होगा कि इस एक का अगला टर्म 3 है ना, ठीक है? तो 3 में 1 से भाग दे दो, कितना आया? 3 कॉमन रेशियो। और फिर 3 का अगला टर्म 9 है, 9 में 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 3। फिर 9 का अगला टर्म 27 है, तो अगला टर्म में पिछले टर्म से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 3। फिर 27 का अगला टर्म 81 है, 81 में 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 81। नहीं, ये आ जाएगा आपका 3। तो कहने का मतलब है सर कि हर एक अगले टर्म को, ठीक है ना, पिछले टर्म से भाग दे रहे हैं, तो इसका रेशियो बराबर आ रहा है। तो अगर जब कॉमन रेशियो बराबर हो जाए ना, जब कॉमन रेशियो बराबर हो जाए, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस का कॉमन रेशियो बराबर हो जाए, यानी कि अगले टर्म से पिछले टर्म में भाग, अगले टर्म में पिछले टर्म से भाग दोगे, फिर अगले टर्म से पिछले टर्म में भाग दोगे, और इस तरह से इसका कॉमन रेशियो बराबर होगा ना, उस सीक्वेंस को बोलेंगे हम लोग क्या? उस सीक्वेंस को बोलेंगे जीपी, ठीक है ना? इस बात को समझ गए क्या? कोई दिक्कत? चलो एक बार हम फिर से समझाते हैं इस चीज को, थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम एक लाइन लिखेंगे और आप लोग को समझना है। देखो, कोई भी सीक्वेंस होगा, ठीक है, एस ई क्यू का मतलब समझना, सीक्वेंस, और उसका कॉमन रेशियो बराबर है। अगर उसका कॉमन रेशियो बराबर है, तो बताओ अस्मिता कि जिस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो बराबर होगा, ठीक है ना, रेशियो है, ये RATIO है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत करना। तो जिस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो बराबर होगा अस्मिता, वह कौन सा प्रोग्रेशन होगा? बोलो। तुझे बताओ कौन सा प्रोग्रेशन होगा? हाँ, जीपी होगा। इस बात को समझ के चलना, ठीक है ना? ये छोटा छोटा चीज है, बोर मत होना, क्योंकि भाई हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, वजह है क्योंकि हम बच्चा के दिमाग में हम सेट कर देते हैं हर चीज को, ठीक है? तो समझ करके चलना इस सब चीज को, ठीक है? और यहाँ पर फिर दूसरा एग्जाम्पल है, वैसे ही आप समझ जाओगे, ठीक है? यहाँ पर भी देखो, 4 में 2 से भाग दे रहे हैं 2, 8 में 2 से भाग दे रहे हैं 2, और 16 में 8 से भाग दोगे 2, 32 में 16 से भाग दोगे 2, कॉमन रेशियो बराबर, यानी कि जीपी में होगा। आगे चलो फिर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है फिर देखो। भाई क्या है का फोन करते हैं लोग। अब ध्यान दो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ए सीक्वेंस इज इन एचपी। एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस इज इन एचपी। बहुत परेशान करता है लोग। A sequence is in HP if the reciprocal of its term form AP, यानी कि कोई भी सीक्वेंस एपी एचपी तब होगा जब उस सीक्वेंस का तुम रेसिप्रोकल निकालोगे और रेसिप्रोकल एपी में आ जाए, तब वह कहलाएगा क्या? एचपी कहलाएगा, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। चलो छोड़ो, ध्यान से समझना। ध्यान से देखो, ये एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है ना? ये एक सीक्वेंस दिया गया है, ये एक सीक्वेंस दिया गया है, और इस सीक्वेंस का 1/2 है ना, इसका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अब थोड़ा रेसिप्रोकल लिखो, इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लिखो आप लोग। इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2। 5/1 मतलब 5, ठीक है? फिर 8/1 मतलब 8। फिर 1/1 मतलब 8। फिर 1/11 का रेसिप्रोकल 11/1 यानी कि 11। और 1/14 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 14, ठीक है ना? 14/1। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस का रेसिप्रोकल निकाले हैं, ये जो फिर सीक्वेंस बना, और इस सीक्वेंस कौन सा है? ये 3 का गैप है, इसके बीच 3 का गैप है,
इसके भी बीच 3 का गैप है और इसके भी बीच 3 का गैप है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया था, इसका रेसिप्रोकल निकालने के बाद, इस चीज का रेसिप्रोकल निकालने के बाद, ये जो पूरा चीज दिया गया है इसका रेसिप्रोकल निकालने के बाद ये एपी में आ गया, ठीक है ना। तो यह बन गया आपका एचपी, ठीक है ना। ये जो सीक्वेंस दिया गया ये बन गया आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब बनता है जब आप उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल निकालते हो। रेसिप्रोकल निकालने के बाद अगर वह जी एपी में आ गया तो वह बनेगा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस एचपी तब बनेगा जब उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल निकालने के बाद वह जो रेसिप्रोकल निकाले हो वह अगर एपी में आ गया तब जाकर के वह होगा एचपी, ठीक है। इस बात को समझ गए। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो एचपी कैसे बनेगा आप लोग समझे। फिर ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल है, इसका रेसिप्रोकल लिखो, ठीक है ना। ये सीक्वेंस दिया गया है, इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 है तो 1, 2/1 का रेसिप्रोकल 2, 3/1 का रेसिप्रोकल 3, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 यानी कि 4, 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 यानी कि 5। थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी तो एपी में है सर। हर एक टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो कहने का मतलब सर एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका जो सीक्वेंस है, ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वह एचपी में होगा। इस बात को समझ गए, बोलो। बताओ पूजा, समझ गए क्या। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर समझा दिए हम आपको एचपी एपी क्या होता है। समरी ध्यान से देखो, एपी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी कि हर एक टर्म के बीच डिफरेंस बराबर होगा। जीपी में क्या होगा सर, जीपी में हर एक टर्म का रेशियो देखोगे, अगले टर्म का पिछले टर्म से रेशियो देखोगे तो बराबर होगा, तो वह जीपी में होगा। एचपी क्या होगा, अगर किसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है ना, अगर एपी बना रहा है तो वह सीक्वेंस हमेशा एचपी होगा। इस बात को समझ गए। आगे चलो। अब यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और तुम लोग को काम करना है कि जो भी पढ़ाया गया है उसको हम पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे, उसको आप लोग एक बार कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है तो उसको कराने में समय लगेगा, ठीक है। एक दिन में मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, तुम लोग भी थक जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही।